अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से दोपहर बखैर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहां भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जनरल बाजवा को इंटरव्यू जिसे वो फिर भाग गया है। भागना ही था उसे। पीटीआई का कल का फ्लॉप जलसा मिनर पाकिस्तान का, इस पर बात करते हैं। और उसके बाद फिर असद तूर ने एक बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया। मैं कल देख रहा था कि वो भी अब नाम लेकर बात करता है कि ये आदमी जो है, इसको सहाफ़ी या दानिश्वर ना समझा जाए। और उसने अभी हाल ही में इरशाद भट्टी के ऊपर बहुत अच्छा उसने एक व्लॉग किया। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दूसरा जब नाम देखें, ये और या कज़ाब जैसे लोग हैं ना, जो दीन बेचते हैं, इनका इलाज ये दीनदार तबके को करना है। सबसे पहले ये उनका फर्ज है कि वो अपनी सफ़ों में इस भेड़ियों को निकाल के निशानदही करें और निकाल के फेंकें और ऐलान करें कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे तबलीगी जमात के मरकज ने मौलाना तारिक जमील के लिए, देखें, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि तारिक जमील का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग चीज हो चुका है, इसका तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इसको क्लियर किया ना। तो इसी तरह से इस पर खैर बात करते हैं। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ ने जो खत लिखा है सदर को, और राना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि अब मामला कहाँ पहुंच गए हैं, कि अब इमरान खान है या बाकी लोग हैं, अब तो मामला यहाँ पहुंच गया है। तो ये सब गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जनरल बाजवा का जो इंटरव्यू, जैसे फिर वो भाग गया, मैंने आपको इस व्लॉग में बार बार अर्ज करता हूं, इस इंटरव्यू में मैंने अर्ज किया था कि ये जब भी मुंह खोलता है बाजवा, ये मुल्क के लिए भी प्रॉब्लम करता है, ये अपने इदारे के लिए भी प्रॉब्लम करता है। ये वो शऊर है जो जिस शाख में बैठा होता है, ये उसी को काट रहा है। तो मुकाम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब जीएचक्यू ने फाइनली इसको फॉर्मल इसको मैसेज भिजवाया कि जबान बंद, वरना प्लॉट भी कैंसिल, पेंशन भी कैंसिल, वरना ये जब वो चीजें दिखा दी हैं, अब ये चुप होगा। ये वो शऊर है जो डंडे के बगैर, इसको इज्जत की बात समझ नहीं आती, इशारों से बात समझ नहीं आती। और जितने लोगों को इसने इंटरव्यू अब दिया है, उन सबको ये जलील कर गया है। इतना झूठा आदमी है, पहले बात करता है, बाद में मुकर जाता है कि मैंने तो इंटरव्यू दिया नहीं। कैन यू बिलीव कि ये किस शऊर का, किस तरह का आदमी 6 साल ये फौज की सरबराही करता रहा है। किस तरह की इसने भड़कती हुई आग ये लगाई है, जो अब भुगत रहा है पाकिस्तान, सारा का सारा मुल्क भुगत रहा है। ये है वो मोहम्मद हनीफ ने जो कॉलम लिखा है बीबीसी पे, और असतूर ने जो कोट भी किया, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा उसने किया कि ये यानी बहुत अच्छा फिक्र है, इस पर तबसरा है कि ये वो आदमी है जनरल बाजवा कि इसकी फौज अगर खड़ी लड़ रही हो महादे जंग पे, और बाजवा के सामने दुश्मन फौज का कोई बंदा आ जाए, तो ये उससे मदद मांग लेगा और कहेगा कि इन लोगों से तो मेरे को ताल्लुक ही नहीं है, पता नहीं कौन है, मेरी इजाजत के बगैर लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा मैं उस इंटरव्यू पर बात भी नहीं, यानी इसकी तो जितनी कम बात करें उतना अच्छा है। चुप ही नहीं होता यार। अच्छा, आगे चलें। देखिए, बात यह है कि जितने भी जनरल बाजवा के लगाए हुए, इस शऊर के लगाए हुए जितने भी पौधे हैं, जिनको ये मान रहा है नाम ले लेके कि फलां को मैंने प्रमोट किया, फलां को मैंने प्रमोट किया, फलां को मैंने, जौहरी गुलाम हुसैन साहब बर्शा कर, और या कज़ाब के बारे में तबसरे कर रहा है, अब कह रहा है कि झूठा आदमी है, अब उसे झूठा कह रहा है, शेख रशीद को झूठा, बला बला बला। लेकिन इस शऊर के लगाए हुए ये सारे झूठ के पौधे, जिसमें इरशाद भट्टी शामिल है, जिसमें ये सारे लोग शामिल हैं, आप वो उनसे सच की तवक्को करेंगे? जो आदमी खुद इस कदर झूठ बोलता है, जनरल बाजवा, उसने वही तरबियत नीचे करके ये लोग यानी छोड़े हुए हैं ना। अच्छा, इनको मीडिया स्क्रीन्स मिली हुई हैं, ये आके वहां पे आज तक झूठ बोल रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डिटाई कर रहे हैं। और ये इरशाद भट्टी के वाले से ये सवाल बिल्कुल जायज पूछना चाहिए मीर इब्राहिम रहमान से। मैंने कल ट्वीट भी किया है कि मीर इब्राहिम को ये जंग और जियो, ये इसने खुद नहीं बनाया हुआ, इसको दादा और बाप ने बना के इसको दिया है। उसको याद रखना चाहिए कि ये उसके वालिद को, शकील रहमान को, जिन लोगों ने बेकसूर बेगुनाह बंद किए रखा है, इस उम्र में जलील कर छोड़ा उसे, ये उन लोगों को आज तक इसने स्क्रीन दी हुई है। या फिर एक बात जो जहन में आती है वो ये है, देखिए, ताकत और पैसा ये बड़ी जालिम चीज होती है जी, बड़ी जालिम चीज होती है। ये इंसानी रिश्तों को ऐसे खाती है। अब शक होने लगा। भारत की एक फिल्म है सरकार, बड़ी खूबसूरत फिल्म है, उसमें उन्होंने माफिया वो दिखाया है, हाउ डज वर्क। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जो सरकार का मेन रोल कर रहे होते हैं, उसमें उन्होंने फिल्म में ये दिखाया कि उसका अपना सगा बड़ा बेटा ही वो बाप के खिलाफ हो जाता है, यहां तक हो जाता है कि उसके कत्ल की सिपाही पकड़ लेता है, क्योंकि उसको वो ताकत चाहिए होती है, बाप से पैसा चाहिए होता है, कंट्रोल चाहिए होता है। वो बाप के नीचे काम करने को तैयार नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। ये ऐसी भयानक चीज होती है क्राइम की दुनिया में, पैसा और पावर। तो अब हैरत होती है कि क्या इब्राहिम जो है, मीर इब्राहिम रहमान, वो इरशाद भट्टी को इसलिए बिठाया हुआ उसने
یا اس نقطۂ نظر जनरल बाजवा ने गन रख के जिन लोगों को इसके इदारे में भर्ती करवाया था, उस वक्त तो चलो समझ आता था कि मजबूर है, कारोबार करना है, क्या करे, लेकिन अब तो वो लोग जा चुके हैं. अब उनके लगाए हुए ये पौधे क्यों नजर आते हैं जंग में और जियो में? क्या इब्राहिम रहमान यही चाहता है कि मतलब अब उसको मुकम्मल कंट्रोल चाहिए किसी भी कीमत पर? यानी शकील रहमान, इसके अपने वाले जब जेल में थे तो ही वॉज एक्सरसाइजिंग फुल अथॉरिटी एंड कंट्रोल. क्या उसी को वो परमानेंट करना चाहता है? तो भाई वैसे कर लो. यानी बिल्कुल समझ से बाहर है. मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि समझ से बाहर है कि ये जनरल बाजवा की 5th जनरेशन के लगाए हुए ये तजाबी झूठ के परिंदे, उस वक्त तो उन्होंने गन रखी हुई थी, रखवाया हुआ था. अब ये सारे मुमकिन कैसे हो रहा है ये? अच्छा, फिर सिर्फ वो नहीं है जियो, बाकी भी जो सब कुछ ये झूठ और अभी तक चल रहा है, ये जीएनएन का, ये 92 के, ये सब कुछ, यानी अच्छा सोशल मीडिया पे जो अब जिन झूठों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, शुरू की गई है, इस पे हमारे कुछ दोस्तों को इख्तलाफ है. वो चूंकि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं और मैं उनको नुक्ता नज़र का बड़ा एहतराम करता हूं. मैं समझता हूं कि वो कहां से बात कर रहे हैं. वो बेशक रजा रूमी हो, मैं बड़ा एहतराम करता हूं, या वो मुर्तज़ा सोलंकी हो, मैं उनको भी बड़ा एहतराम करता हूं. लेकिन उसी एहतराम के साथ मैं दूसरा नुक्ता नज़र सामने रखने की जसारत जरूर करता हूं कि आपका जो ये एतराज़ है कि जिस आदमी को भी ज़ाहिर है 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, कोई भी एजेंसी उठाए, यानी अहाता अदालत में जज के सामने, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए. लेकिन मामला ये है कि ये वहां होता है जहां आइन की बालादस्ती मुकम्मल हो. ये नहीं होता कि आधे हिस्से पे आइन की बालादस्ती है, आधे पे तो नहीं है, और एक हिस्सा मुकम्मल चलता रहे. ये नहीं होता. वो जो हमारे बाज जजेस हैं, जिनको ये भी जानते हैं, सारे जानते हैं, वो जजेस और इमरान खान के जो उनका जो उनके जो इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल लूट मार के जो इंटरेस्ट है, वो लाइन हुए हैं. नतीजा ये है कि वो तो साले और बहनोई का रिश्ता बन गया है. आला अदलिया और पीटीआई तो साला और बहनोई का रिश्ता बन गया. यानी सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ. इसको इस तरह से देख लें या दूसरी तरह से देख लें. वो तो ये मामला हुआ पड़ा है. अब आप जिसको भी उठाते हैं, झूठ बोलने पर उठाएं, फसाद फैलाने पर उठाएं, उसको अदालत में पेश करना है, ऐसे छोड़ कर खत्म कहानी. पिछले 1 साल तो हो गया ये तमाशा देखते हुए. हर रोज ये तमाशा हो रहा है, आइन की धज्जियां उड़ रही हैं अदल के ऐवानों में. आप उसको भी तो देखिए ना. मैं एहतराम से सिर्फ इतना कह रहा हूं, बात वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि जिस तरह तालिबान है अफगानिस्तान में, वो जमहूरियत को मानते हैं, वो इलेक्शन को मानते हैं, वो वोट को मानते हैं. क्या वो मॉडर्न नेशन स्टेट को मानते हैं? या क्या वो इस्लामी शरीयत की जिस ताबीर को मानते हैं, वो बजूरत बंदूक उन्होंने काबू किया हुआ, वैसे वो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं. बाकी जितने भी इस्लामी ममालिक है, कोई एक उनकी इस्लामी शरीयत की इंटरप्रिटेशन से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन वो सुनते हैं किसी की. अब इनको अगर आप उठा के ये कहें कि ठीक है जी आप पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ लें, तो जमहूरियत तो जगह दे देगी. क्या वो जमहूरियत को जगह देने पे तैयार है, बात करने पे तैयार है? वो तो गोलियों बम बंदूक पर यकीन रखने वाले लोग हैं. फाशिस्ट भी यही होते हैं. ये फाशिज्म सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये जो जहां जहां फैला हुआ है, इनसे आप बात कर रहे हैं आइन की बालादस्ती की, वो आपकी यार देखिए. और या कजाब ने और दूसरे जो ये उम्रा करने के लिए गए, इन्होंने एहराम बांधे, एहराम बांध के इन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल की, और उसके साथ झूठी खबरें, झूठी तस्वीरें, झूठी फिल्में, वीडियोस, पीटीआई के फ्लॉप जलसे की 2 साल पुरानी, कोई 3 साल पुरानी. मतलब एक में तो इंतहा कर दी है कि वो एडिटिंग करके उसको हामिद मीर को पहुंचवा दी है और तबसरा करवा दिया. हामिद मीर कल इस्लामाबाद में था, लाहौर गया ही नहीं है. 2 साल पुरानी उसकी कोई रिकॉर्डिंग किसी टीवी चैनल पर निकाल के लगा दी है कि ये कह रहा है जी पीटीआई के जलसे के ऊपर. जो यानी एहराम बांध के, मतलब है अर्ज़े मुक़द्दस पे खड़े होकर झूठ बोलने वाले लोग हैं. पीटीआई के अपने हिमायती, जो रिवायती हिमायती एंकर्स हैं, वो चिल्ला उठे हैं दबे दबे अल्फाज में और कह रहे हैं कि औरिया कज़ाब ये तुम क्या कर रहे हो, कोई खुदा का खौफ करो, रमजान है. वो तक चीख उठे हैं. ये छलावा तो सिर्फ एक है ना जो सामने है. औरिया, मुझे हैरत है कि ये किस तरह से इनको टीवी स्क्रीन पर अभी तक आने की इजाजत है. मुझे हैरत है कि इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा, फसादी, एटमी हवालों के हवाले से बकवास कर गया है. इसको आजादी सहाफत, कहां पे आजादी सहाफत है दुनिया में? झूठा इल्जाम लगाना, इसको कौन सी आजादी सहाफत है? इसका कौन सा इंसानी हकूक से ताल्लुक है? अच्छा, इंसानी हकूक चलें, इंसानी हकूक जो है वो सिर्फ झूठ बोलने वाले के हैं, जुर्म करने वाले के हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले के हैं, रियासत के खिलाफ गवाही देने वालों के इंसानी हकूक हैं. जिनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा होता है, जिनको नंगी गालियां दी जाती हैं, जिनके ओहदों को नंगी गालियां दी जाती हैं, जिन पुलिस ऑफिशियल्स के तस्वीरें लगा लगा के लोगों को बलवे के लिए, यानी खाना जंगी के लिए आमादा किया जाता है कि इनको जहां देखो इनको मारो,
جن لوگوں کی یار پولیس آفیشلز ہو گئے وہ اور سیکورٹی کے لوگ ہیں، ان کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کی تصویر لگا کے گالیاں دے رہے ہیں، ان کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ کہاں جائیں؟ اور پھر اس طرح کی ایک گالیاں نکالتے ہوئے لوگ پیٹرول بم مارتے ہوئے، سرکاری املاک کو توڑتے ہوئے، آئین کو توڑتے ہوئے، ہر چیز کو پھاڑتے ہوئے، وہ تو اس طرح کے لوگ ہیں۔ ان کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ان کے ساتھ تو بڑا وہ، بالکل ان کے ساتھ جمہوری اور آئینی بالکل طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جب آئین کی بالادستی ہوگی تو ہوگا نا۔ آئین کی بالادستی کہاں ہے؟ آئین کی بالادستی اگر ہوتی میرے بھائی تو ان کو جھوٹ بولنے کی آزادی ہوتی، ان کو جھوٹے پروپیگنڈے کرنے کی آزادی ہوتی، یہ آزاد گھوم رہے ہوتے، ماں بہن کی گالیاں گندی نکال کے دوسروں کو یہ آزاد پھر رہے ہوتے۔ آئین کی بالادستی میں یہ نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں یہاں وہ جو بھگوڑا میجر بیٹھ کے جو بکواس کرتا ہے، اتنا بڑا اس نے الزام لگایا قتل کی سازش کا جنرل عاصم منیر پر، عمران خان کے قتل کی سازش، اس قدر، یعنی اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس کو آزادی صحافت کہیں گے؟ مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ ابھی تک پاکستان ہائی کمیشن نے کوئی لیگل پروسیڈنگز پتہ نہیں شروع کی ہیں، تو ظاہر ہے خبر تو ہے کہ کی نہیں ہے، لیکن ذرا کچھ وقت لگتا ہے، ظاہر ہے یہاں پہ لیٹیگیشن ہوتے ہوئے اس آدمی کو پکڑ کے انصاف کے کٹہرے میں لا کر انصاف کرنا پڑے گا، اس سے کم کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ویلوگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں جی کہ بہرحال خیر کی خبر یہ ہے، یہ تو پریشانیاں ہوئی نا، اب آگے چلیں۔ خیر کی خبر یہ ہے کہ 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان کے سبزہ زار پر جس آپریشن سونامی کا فساد کا ایک فسادیوں کا ایک غنڈوں کا اس کو بڑی اچھی پیکنگ کر کے اور ڈانس ڈونس کروا کے جو پروجیکٹ ایک لانچ کیا گیا تھا سونامی کے نام پر، اس نے وہی سلوک کیا ہے ریاست کے ہر ادارے کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ۔ جو سونامی نے جو تباہی کرتی ہے وہی تباہی ہوا ہے۔ بل ان چائنا شاپ، وہ جو 30 اکتوبر 2011 کو فساد شروع ہوا تھا مینار پاکستان کے سبزہ زار سے، گزشتہ روز رات کو وہ فساد اپنی آخری ہچکی کل اس نے لی ہے مینار پاکستان کے اس سبزہ زار پہ۔ کوئی اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے۔ عمران شفقت نے بہت اچھا کیا کہ وہ جا کے آج خود ویڈیو اس کے گھر کے سامنے بنا کے لے کر آیا ہے۔ زومبیز، پاگل ہوئے ہوئے لوگ ہیں، بالکل پاگل ہوئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن وہ تعداد میں اتنے نہیں ہیں جتنا یہ جھوٹ بول کے بتا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ صبح زمان پارک سے اس نے ویڈیو شیئر کی ہے، راستے کھلے میں کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جی کہ اس نے اس بدترین فسادی، بدترین جو فتنہ جو یہ دین کے نام پہ کرتے ہیں، دین فروش طبقہ، اس بے شرم دین فروش طبقے کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حافظ قرآن چیف آف آرمی سٹاف میرٹ پر بھیجا ہے، اور اس کے لیے یقیناً ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں محترم نواز شریف کا، جو ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ حکومت جاتی ہے جائے، تقرری میرٹ پر ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک حافظ چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ اور کوئی بھی حافظ قرآن جو ہے وہ اس دین فروش طبقے کے سب سے بہتر علاج اگر کوئی کرے گا تو وہ حافظ قرآن کرے گا، کیونکہ یہ عام لوگ جو دینی طور پر میرے آپ جیسے، مطلب اب میں چلیں آپ کو نہیں کہتا، اپنی بات کر رہا ہوں کہ عام سطح کے بیچارے جو لوگ ہوتے ہیں گناہ گار، وہ یعنی عربی میں آیات سنیں گے، حدیث کا کوئی حوالہ سنیں گے تو خاموش ہو جائیں گے، سہم جائیں گے۔ وہ خود حافظ قرآن ہے، وہ ان کا فریب میں کیسے آئے گا؟ یہ اس کے سامنے، یعنی جو لوگ احرام کی تصویر لگا کے نیچے جھوٹی خبریں شیئر کر رہے ہیں، وہ حافظ قرآن کے سامنے ذرا دین فروشی کرے نا۔ یہ جب یہ شروع کریں گے اپنی کو قرآن کے حوالے سے بات، تو وہ چونکہ حافظ قرآن ہے، وہ پکڑے گا بالکل وہیں، اسی سورہ بھی لے لے گا، آیت بھی پکڑ لے گا، اور کہے گا کہ یہ تم نے یہاں سے جھوٹ بولا، یا جتنا اچھا وہ ان کا علاج کر سکتا ہے عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جنرل عاصم منیر ہے، جو اس دین فروش طبقے کا اس کے یعنی قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، سیدھی بات ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا بہترین علاج کرے گا، اور اچھے دن آئیں گے۔ اور یہ نواز شریف کی عظمت اور استقامت کو بھی سلام ہے، جو یہاں بیٹھ کے اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اور ہمیں اس وقت تمام جمہوری قوتیں، پی ڈی ایم میں جتنی بھی شامل ہیں، باقی سیاسی اختلاف اپنی جگہ، رانا ثناء اللہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب یہ سارے رہیں گے، ریاست رہے گی، ملک رہے گا، یا پھر عمران خان رہے گا۔ اس نے دونوں کا اکٹھا رہنا چلنا ناممکن بنا دیا، یہ وہاں پہ چیزوں کو لے کر آ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیٹ ول پریویل، اس کی اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے، باقی ہے ٹھیک ہے، شور وور مچے گا، اور وہ ٹھیک ہے، مچتا رہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، دنیا بھر کے ممالک سب کو شاد اور آباد رکھے، خوشحال رکھے، پاکستان کے ہمسایوں سمیت۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔